हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 पे। विद्यार्थियों, जो आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपके लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। और इन पिछले 10 सालों के बीच जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं वही प्रश्न इस पीडीएफ के अंदर जो है ऐड किए गए हैं, जो कि कोई प्रश्न 2 का नंबर का होगा, कोई 4 का, कोई 6 का। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो एक बार जो है क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर करके कर दीजिए इसको। काफ़ी बच्चे शेयर नहीं करते हैं, तो कृपया करके शेयर कर दें ताकि उन तक भी जो है ये क्लास पहुंच सके। तो फर्स्ट हमारा प्रश्न दिया गया है, देखिएगा कि सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषताएं बताइए। बार बार रिपीट होता है ये प्रश्न, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी प्रश्न इसके अंदर दिए गए हैं सभी इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा इसका आंसर हम देखते हैं। सोवियत प्रणाली जो है पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से जो है प्रेरित थी। सोवियत प्रणाली में जो है नियोजित अर्थव्यवस्था थी। आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है कि सोवियत प्रणाली में कौन सी अर्थव्यवस्था थी, तो आप लिख सकते हो नियोजित अर्थव्यवस्था। तो ये ना हो कि आप ये बोल दो कि सर आपने बताया कुछ आया ही नहीं। कई बार क्या होता है कि कोई बड़ा प्रश्न होता है ना, उसमें से आपसे जो है 2 नंबर का 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यानपूर्वक से जो है उत्तर अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, जितने भी इसके प्रश्न के आंसर दिए हुए हैं। दूर दराज के इलाके आवागमन की बेहतर व्यवस्था से जुड़े हुए थे और उन्नत उपभोक्ता उद्योग पिन से लेकर जो है कार तक का निर्माण। ठीक है, इसी के अंदर दिया गया है। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, बेरोजगारी न होना, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा सेवाएं। ठीक है, मिल्कियन प्रमुख रूप राज्य स्वायत्तम उत्पादन के साधनों पर जो है राज्य का नियंत्रण था। इसी के अंदर ये पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्रश्न संख्या अपने 2 है। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या थे? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिएगा, नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना, और सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा, कम्युनिस्ट पार्टी का जो है अंकुश, और संसाधनों का अधिकतम उपयोग, परमाणु हथियारों पर जो है प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे पर जो है पश्चिमी के मुकाबले पीछे रहना, रूस की प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, और विकसित अर्थव्यवस्था, उन्नत संचार प्रणाली, विशाल ऊर्जा संसाधन, खनिज तेल, लोहा इस्पात। ठीक है, रूस की प्रमुखता है या, ठीक है, ये अपना पॉइंट है रूस की प्रमुखता जो मैंने आपको बताई है। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या अपने 3 है। सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? तो शीत युद्ध की समाप्ति, हथियारों की होड़ की समाप्ति, विचारधाराओं की लड़ाई का अंत, एक ध्रुवीय वैश्व अमेरिका वर्षव। ठीक है, ये जो है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम रहे थे। तो आपको ये जो प्रश्न है ना पूरा डीपली से पढ़ना है, अच्छी तरीके से याद करना है इस प्रश्न को, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा आपको जो है ये दिखाया है कि उत्तर के अंदर की जो है प्रश्न किस प्रकार से है। ठीक है, ताकि आपके थोड़ा बहुत जो ये मेन मेन पॉइंट है वो आपके याद हो जाए। तो मैंने जो है इसके अंदर मेन पॉइंट लिखे हैं, बाकी थोड़ा इसको डीपली और पढ़ लेना। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है हर बार, तो अब की बार भी चांस है तो आपको याद करना है। शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है? आपको बता दूं कि शॉक थेरेपी से जुड़ा हुआ प्रश्न पक्का आएगा, हर बार आता है। तो आपको जो है शॉक थेरेपी से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको इस तरीके से याद करना है, ये भी आपको जो है पढ़ लेना है। वे वाकई इसमें आपको पता चल जाएगा कि शॉक थेरेपी क्या है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मेरे पास व्हाट्सअप एसएमएस आते हैं कि सर जो पिछले साल के जो अपने एग्ज़ाम हुए थे उसकी पेपर की पीडीएफ है तो शेयर करिएगा। तो वो समस्या अब आपको नहीं मिल होगी, क्योंकि अ, ये जो है पॉलिटिकल साइंस के जो 30% निकाले गए हैं पिछले 10 सालों के, जितने भी मतलब ये पेपर हुए हैं, तो उसमें से ये पर्सन सेलेक्ट किए गए हैं क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे थे। शॉक थेरेपी का शाब्दिक जो अर्थ है, उसका जो अर्थ है वो आघात पहुंचाकर उपचार करना है। साम्यवाद के पतन के बाद जो है सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो है निर्देशित मॉडल अपनाना पड़ा। इस मॉडल के जो है तहत साम्यवाद को
छोड़कर पूंजीवाद अपनाना था, इसी जो है शॉक थेरेपी कहते हैं। ठीक है, पूंजीवाद अपनाना था, इसी जो है शॉक थेरेपी कहती हैं। ये बात आपको याद रखना है। प्रश्न है कि शॉक थेरेपी की मुख्य विशेषताएं बताइए। जो कि मैंने आपको कहा ना कि शॉक थेरेपी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि जो शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है, या आपसे पूछ सकता है कि शॉक थेरेपी की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो क्या क्या जो इसकी विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। मिल्कियम का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, राज्य की संपदा का निजीकरण, सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म, और मुक्त व्यापार का व्यवस्था को अपनाना, यानी कि मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और पश्चिमी देशों की जो है आर्थिक व्यवस्था से जो है जुड़ाव। पूंजीवादी अतिरिक्त किसी भी जो है वैकल्पिक व्यवस्था को जो है स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शॉक थेरेपी के परिणाम बताइए। ठीक है, पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी, और रूस का जो है औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा, और 90% उद्योगों को जो है निजी कंपनियों को बेचा गया। महत्वपूर्ण उद्योगों को काफ़ी कम कीमत और पूर्ण दाम पर बेचा गया। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। ठीक है, आपसे ये प्रश्न एक नंबर से पूछ सकता है कि इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे कहा जाता था। आगे देखिए, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट, महंगाई बढ़ी, खाद्यान्न का आयतन करना पड़ा, सरकारी आस्ते समाप्त कर दी गई, और अमीर और गरीब लोगों को में जो है तीखा विभाजन। उसके बाद देखिए, 7 यूरोपीय संघ से क्या अभिप्राय है। प्रश्न संख्या अपने जो 7 है वो दिया गया है कि यूरोपीय संघ से क्या अभिप्राय है। बार बार पूछा जाता है परीक्षा के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यूरोपीय संघ जो है यूरोपों के देशों का संगठन है। इसकी स्थापना जो है फरवरी 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि द्वारा जो है हुई थी, और प्रारंभ में जो है यूरोपीय संघ एक आर्थिक संगठन के रूप में जो है कार्य करता था, लेकिन बाद में जो है यह राजनीतिक संगठन की तरह कार्य करने लगा। यूरोपीय संघ के पास जो है अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस, मुद्रा है, और यूरोपीय संघ ने जो है 2003 में जो है अपना संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन उससे जो है इसमें जो है असफल रहा। आगे देखिए, यूरोपीय संघ का ताकतवर बनाने वाले प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। जबरदस्त जो है आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक प्रभाव। 2016 में यह दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इसका सकल घरेलू उत्पादन जो है 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए जो है खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा हिस्सेदारी। यूरोपीय संघ का एक जो है सदस्य को वीटो पावर मिली हुई है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना, और फ्रांस के पास जो है 335 करीब परमाणु हथियार। इन प्रश्नों को थोड़ा बुक के अंदर और देखना अच्छी तरीके से। ठीक है, प्रश्न 9 है, आसियान की स्थापना कब हुई, उसके उद्देश्य बताइए। तो आसियान की जो है दक्षिण एशिया में राष्ट्रों का संगठन है। आसियान की स्थापना 1967 में 5 देशों द्वारा जो है बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हुई थी। प्रारंभ में इसमें 5 देश थे, लेकिन बाद में जो है 5 देश और जुड़ गए। प्रारंभ में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, बाद में जो जुड़े गए देश जो है ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ठीक है, ये जोड़े गए थे। आसियान शैली क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अनौपचारिक, टकराव रहित, असहयोगात्मक मेल मिलाप का जो है नया उदाहरण पेश करके आसियान में काफ़ी यश कमाया। इसे आसियान शैली कहा जाता है। आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ कौन से हैं। आपसे छोटा प्रश्न पूछ सकता है इस प्रकार से कि आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आपसे डीपली पूछ सकता है कि आसियान सुरक्षा समुदाय कौन सा है। ठीक है, तो आपको पूरा डीपली पढ़ना है। आसियान क्षेत्र मंच की स्थापना कब हुई तथा इसके उद्देश्य बताइए। आसियान क्षेत्र मंच की स्थापना जो है 1994 में हुई थी। उद्देश्य आसियान देशों की जो है सुरक्षा करना, आसियान देशों की विदेश नीति में जो है तालमेल बनाए रखना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 12 नंबर, चीन ने कब मुक्त द्वार जो है की नीति अपनाई और इसके क्या परिणाम हुए।
तो चीन ने जो है 1978 में जो है देंग सियोपेंग जो है नेतृत्व में जब मुक्त द्वारा की नीति अपनाई थी, उसके बाद से चीन तेज़ी से जो है विकास करने लगा। ये आप अपने बुक के अंदर पढ़ना, ठीक है, पूरा डीपली से। चाओ लाई ने जो है किन 4 क्षेत्रों में जो है आधुनिक प्रस्ताव दिया था? तो ये आपको बता दूं कि चाओ लाई ने जो है 1973 में 4 क्षेत्रों में आधुनिक का प्रस्ताव दिया था। कौन कौन से थे? कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञापन और प्रौद्योगिकी। आपको याद रखना है। जापान को जो है सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। जापान की विशेषताएं बताइए। दक्षिण एशिया के देशों की मुख्य समस्या क्या है? तो दक्षिण एशिया का क्षेत्र संघर्षों वाला क्षेत्र है। दक्षिण एशिया के देशों के बीच जो है सीमा विवाद है, और दक्षिण एशिया के देशों में जो है बीच नदी जल विवाद है। दक्षिण एशिया के कुछ देशों में जो है जातीय संघर्ष भी देखने को मिला है। दक्षिण एशिया में संवेदनशील इलाका है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि श्रीलंका का जातीय संघर्ष के बारे में बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी संस्थाएं होती है जो विश्व के विभिन्न देशों के लिए जो है काम करते हैं, विश्व के देशों की सहायता करती है। इसके सदस्य भी अधिक होते हैं, इनका कार्य क्षेत्र भी बड़ा स्तर पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो विश्व में कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनका निपटारा कोई एक देश नहीं कर सकता। ऐसे में हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है, विभिन्न देशों के बीच जो झगड़ों को जो है सुलझाने के लिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, विश्व में समझौते संधियाँ करने के लिए। 19वां प्रश्न दिया हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर जो है महासभा, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। पर्यावरण की विभिन्न समस्याएं बताइए, वेरी वेरी मोस्ट है। रियो सम्मेलन कब हुआ था का और कहाँ हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। यूएनए का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर सम्मेलन, इसमें 170 देश शामिल हुए। इस सम्मेलन में जो है हज़ारों स्वयंसेवी संगठन शामिल हुए, इसमें कई बहुराष्ट्रीय निगम भी शामिल थे। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 22 में है क्योटो प्रोटोकॉल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत जो है औद्योगिक देशों के लिए जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसों के बारे में जो है ऐसा माना जाता है कि यह ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में इनकी भूमिका है। वैश्वीकरण क्या है और उसका क्या अर्थ है बताइए। वैश्वीकरण का अर्थ है प्रवाह। प्रवाह कई तरह का हो सकता है। विचारों का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच जाना, वस्तुओं का एक से अधिक देशों में पहुंचना, पूंजी का एक से ज़्यादा जगह पर पहुंचना, बेहतर आजीविका की तलाश में लोगों को जो है एक देश में दूसरे देश में आवाजाही। वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम बताइए। और अगला प्रश्न है राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियाँ कौन कौन सी थी? तो देखिएगा, आज़ादी के साथ देश के पूर्वी क्षेत्रों में जो सांस्कृतिक एवं आर्थिक संतुलन की समस्या थी, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में जो है विकास संबंधी चुनौतियाँ थी। 25वां प्रश्न दिया हुआ है कि पहले चुनाव करने में चुनाव का आयोग सामने कौन सी समस्या आई थी? बॉम्बे प्लान से क्या अभिप्राय है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, सन 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह इकट्ठा हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का प्रस्ताव रखा। इसे ही बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। पंचवर्षीय योजना से क्या अभिप्राय है? नेहरू जी विदेश नीति के मुख्य तत्व बताइए और भारत की गुटन पैसा की नीति का वर्णन कीजिए। भारत और चीन के संबंध में विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 प्रश्न मैंने बता दिए, इनको कवर करना। जब तक आपको और 2-3 क्लासें भेज दी जाएगी तो लगभग उन्हीं में से आएंगे आपके प्रश्न। तो आपको जो है इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। आपको जो पिछले साल के पेपर उठाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इन प्रश्नों को ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि यही जो प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं। बाकी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और करवाने वाला हूँ पॉलिटिकल और हिस्ट्री के भी जो है एक क्लास आ चुकी है। उससे पहले मैंने मैप का भेज दिया और बाकी जो भी है उनको मैं भेज दूंगा। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं। और जिनके पास व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के अंदर जो है अपने ग्रुप का लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से इसको जाके जो है डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।